चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 7 से। यूनिट 7 यानी मॉडर्न फिजिक्स से क्लास 12 का ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं यूनिट 7 रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें से पिछले क्लास में हम बताए थे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, उसका पूरा परिघटना हम बता चुके हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अब चलते हैं आगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बाद जो सवाल उठा था वो क्या था? फोटोन क्या है। तो चलिए आज हम लोग विचार करेंगे कि फोटोन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या है और कार्यफलन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोटोन क्या है। फोटोन सबसे पहले मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मैक्स मतलब होता है मैक्सवेल, प्लैंक मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है। ये दोनों साइंटिस्ट के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार वो क्या बताए थे कि फोटोन ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलती है। देखिए प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए कि प्रकाश जो चलती है सीधी रेखा में, तो उसमें होता क्या है कि वाइब्रेटिंग मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट, ये ऊर्जा के बंडल के रूप में प्रकाश चलती है, मतलब वाइब्रेट टाइप, मतलब कंपन करते हुए। देखिए पैकेट के रूप में है, ये ऊर्जा के पैकेट के रूप में ये माना जाता है। तो बस इसी को हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो चलती है तो किस रूप में चलती है? कि पैकेट के रूप में चलती है। तो वही बताए थे कौन? मैक्स प्लैंक, मैक्सवेल और प्लैंक। अब देखिए जिसे फोटोन कहते हैं, प्रत्येक फोटोन से संबंध ऊर्जा E बराबर क्या होता है? एच न्यू। E बराबर एच न्यू। अब देखिए प्लैंक ने क्या बताए थे कि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आवृत्ति। अब आवृत्ति बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो एनर्जी का मान घटेगा। तो इसको बराबर करने पर क्या आया? एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक नियतांक। अब इतना तो समझ में आ गया, ये है ऊर्जा एनर्जी और ये है न्यू आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगा। जैसे हम लोग देखे थे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में वीबजियर वाला याद करिए, VIB GY ओवर V का आवृत्ति सबसे ज्यादा और R का लैम्डा ज्यादा। मतलब अब बताइए कि ऊर्जा कहां पर ज्यादा होगा? वायलेट लाइट में। क्यों? कि वायलेट लाइट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, मतलब आवृत्ति ज्यादा होने पर उसका ऊर्जा भी ज्यादा होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे प्लैंक नियतांक, ये मान कितना दिए? 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब देखिए ऐसा मात्रा कैसे आया इसका? जूल सेकेंड। यहीं से आ जाइए। E बराबर क्या है? एच न्यू। तो H बराबर क्या आ जाएगा? E बाई न्यू। अब E क्या है? ऊर्जा मतलब कार्य का हम लोग क्या जानते हैं? जूल। और न्यू का 1/s सेकेंड मतलब प्रति सेकंड। ये जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा? जूल सेकेंड। अगर इस पर बीमा पर विचार करेंगे तो बीमा क्या आएगा? देखिए तो एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का होता है mL² T⁻²। और आवृत्ति का 1/T। ये T जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा?
एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 टी का पावर 1। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। ये हो गया प्लैंक नियतांक का बीमा। इतना तो समझ में आ गया। देखिए ये प्लैंक नियतांक का बीमा एम एल स्क्वायर टी का पावर -1 होता है। अब यहां पर आ जाइए, यदि तरंग का वेग c तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो हम लोग क्या जानते हैं, c बराबर लैम्डा न्यू। ये हम लोग की यूनिट 5 से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव से। अब यहां पर देखिए न्यू बराबर क्या आ जाएगा, न्यू बराबर c बाई लैम्डा। अब न्यू बराबर c बाई लैम्डा, हम लोग जानते E बराबर h न्यू। अब न्यू के जगह c बाई लैम्डा पुट कर दीजिए तो E बराबर क्या इक्वेशन आया, h c बाई लैम्डा। बस ये सब इक्वेशन ध्यान में रखना है, इसी से न्यूमेरिकल आएगा और इसको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, आगे वाला वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे। अब एनर्जी का मान निकालना है, h कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, ये मान पूरा रट्टा मार लीजिए, 6.625 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। c क्या है, प्रकाश की वेग है, इसका वैल्यू कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसका मान दिया हुआ रहेगा या नहीं भी रह सकता है। फिर लैम्डा का मान दिया रहेगा, वो भी एंगस्ट्रॉम में। देखिए लैम्डा का वैल्यू मान के चलो 7000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका कि 7000 एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 का पावर -10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा बराबर 7 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा -7 मीटर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको चेंज करना है, उसके बाद यहाँ पर मान बैठा दीजिए, का वैल्यू आ जाएगा, वो भी एनर्जी है जूल में। तो ये सब हम न्यूमेरिकल बताएंगे फिर आगे वाला वीडियो में। तो ये तो थोड़ा समझ में आ गया। अब यही था फोटोन। तो फोटोन से क्या देखने को मिला बोलिए, जो हम लोग ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़े हैं कि प्रकाश जो चलती है वो इन्फिनिटी तक चलती है। अब वो वाइब्रेट के रूप में चलती है और वाइब्रेट में क्या लेके जाता है, एनर्जी। तो वो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। बस यही था फोटोन। अब इसमें कौन सा साइंटिस्ट सिद्धांत दिए, प्लैंक और मैक्सवेल। अब प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार क्या आया, E बराबर h न्यू। तो h का वैल्यू भी ये हो गया, इसको याद कर लेना पूरा। अब इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे आगे न्यूमेरिकल में। तो चलिए आगे वाला टॉपिक देखते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है, फोटोन के गुण। अब देखिए आइए यहां पर फोटोन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अब देखिए कि फोटोन का पहला जो पॉइंट है, निर्वात में फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। मतलब प्रकाश की वेग कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मतलब ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब फोटोन क्या है, प्रकाश जो है फोटोन कौन का बना होता है, इसलिए निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ये गति करता है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ये माध्यम में जाएगा तो माध्यम में वो घट जाएगा। फिर देखिए फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, स्थिर द्रव्यमान शून्य होगा। इतना समझ में आ गया। अगर वो स्थिर में रहेगा तो फोटोन का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर गति में होगा तो क्या होगा, देखिए फोटोन का गति द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर h बाई सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन कहां से आया, ये आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत से। आइंस्टीन ने क्या बताए थे, E बराबर mc स्क्वायर। ये सापेक्षिक का सिद्धांत है, ये भी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। E बराबर mc स्क्वायर, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो m क्या है, मास, ये एनर्जी, सी है प्रकाश की वेग। तो m बराबर क्या आ जाएगा, E बाई सी स्क्वायर।
ये गति अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड लेवल हो चाहे कंपटीशन लेवल हो, इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए ये सीधा रेखा में गमन करती है, मतलब प्रकाश सीधा गमन करेगा तो फोटोन भी वही है, सीधा ही रेखा में जाएगा। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यह विद्युत उदासीन होता है। मतलब फोटोन जैसे प्रकाश में कोई आवेश नहीं होता है। क्यों? अगर होता तो हम लोग को झटका बढ़ता। जैसे सनलाइट हमारे बॉडी में आके गिरता है, कोई भी झटका लगता है? नहीं लगता है। तो बस इसमें कोई आवेश नहीं होता है। फोटोन का तरंगदैर्घ्य विभिन्न माध्यमों में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना है। यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहती है। तो क्या लिखना है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, एक कांस्टेंट, लेकिन चेंज क्या होता है? लैम्डा, मतलब तरंगदैर्घ्य। बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड लेवल के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव डालते रहता है। फिर देखिए फोटोन का संवेग। संवेग का इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग बोले तो? मोमेंटम, जो P से डिनोट करते हैं। अब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मास m, और वेग जो प्रकाश की वेग क्या है? c से डिनोट करते हैं। ये कहां के लिए? ये है निर्वात के लिए। अगर माध्यम में होगा तो m की जगह क्या हो जाएगा? P बराबर mv। अब ये किसने बताए थे? ये है डी ब्रोगली, ये भी हम लोग देखेंगे प्रूफ करके। अब P बराबर mc जो आया, ये कहां के लिए है? ये निर्वात के लिए। अब फिर ये क्वेश्चन कैसे आया? देखिए ये क्वेश्चन कैसे आया, ये कैसे आया। ये सब इक्वेशन को याद में रखना है, ये कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो देखिए सब इक्वेशन कैसे आया, सब कुछ हम तोड़ के दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन इसी को हम फिर से तोड़ के दिखा देते हैं कि कैसे ये आ रहा है। सबसे पहले देखिए P बराबर क्या है? mc, द्रव्यमान इंटू वेग। ये संवेग का फॉर्मूला होता है जो हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि m बराबर E बराबर mc स्क्वायर। तो m बराबर क्या देखिए अभी E बाई सी स्क्वायर। आप m की जगह पर E बाई सी स्क्वायर पुट करिए तो क्या हो जाएगा? E बाई सी स्क्वायर और ऊपर में को c। अब c हो जाएगा कैंसिल, तो P बराबर क्या बचा? E बाई सी। देखिए E बाई सी यहां तक है। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E बराबर क्या होता है? एच न्यू। आप E की जगह पर एच न्यू पुट करिए तो P बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर एच न्यू बाई सी। देखिए यहां तक आया क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या देखें? न्यू बराबर, अब न्यू का मान पुट करना है। हम लोग क्या जानते हैं? C बराबर लैम्डा न्यू, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा? C बाई लैम्डा। अब न्यू की जगह C बाई लैम्डा पुट करिए तो H न्यू की जगह C बाई लैम्डा, नीचे को C है। अब C कैंसिल हो जाएगा। अब C कैंसिल तो क्या बचा? H बाई लैम्डा। वाह, अब देखिए सब इक्वेशन आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी बोर्ड लेवल हो चाहे आपका कंपटीशन लेवल हो। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि क्या? फोटोन का संवेग। अब चलते हैं इसके आगे जो टॉपिक आता है, ये था फोटोन के गुण। अब इसके आगे जो आता है वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं इसके आगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम पहले क्लास में भी बताए थे, पीछे का वीडियो में भी बताएं कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है क्या। तो देखिए कोई भी परमाणु में होता क्या है, परमाणु में एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। एनर्जी लेवल बोले तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है। इतना तो समझ में आ ही गया।
फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 8 18 32। अब देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल क्या बताया था, तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला के आधार पर सब एनर्जी लेवल आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना बताए थे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड में कितना बताए थे? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद 3 में कितना बताए थे? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में कितना बताए थे? -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ में कितना बताए थे? -0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया कि सबका एनर्जी लेवल देखिए अलग अलग है। अब सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर है? देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में। और सबसे कम जितना दूर जाएगा वो घटते जा रहा है। देखिए दूर जा रहा है तो घटते जा रहा है। जितना दूर में जाएगा क्या होगा? एनर्जी लेवल और कम होगा। अब देखिए यहाँ पर मान के चले एक इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से इसको एनर्जी दिया जाता है ऊपर से। अब बताइए उस लेवल में ये रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होगा? वो दूसरे ऑर्बिट में जाम कर जाएगा, मतलब उच्च अवस्था में जाम कर जाएगा। कार्य फलन ज्यादा होने पर वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट में वो नहीं रहना चाहता है। तो बस इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब उसका एनर्जी लेवल से एनर्जी को ज्यादा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से दूसरे कक्षा में जाम कर जाता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन करेगा? यहां पर करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम होता है। क्यों? जो अंदर में होता है कोर इलेक्ट्रॉन है, वो तो हमेशा उच्च एनर्जी लेके बैठा हुआ है। उसको भी भगा सकते लेकिन इतना एनर्जी चाहिए, वो आसानी से नहीं भागने वाला। और सबसे कम एनर्जी में कौन भागेगा? जो बाहरी ऑर्बिट में है। जैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के वीडियो में भी बताए हैं, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते तो क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। s ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जब तक 2 नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये सजा करने के लिए भटकते रहेगा, लेकिन इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है। कब तक भटकेगा? जब तक ये 2 ना हो जाए। इसलिए धातु में क्या आता है? धातु किसको कहा जाता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, सुचालक। अब देखिए यहां पर ये चाहेगा सहसंजक बंधन बनाने के लिए, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बनाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाने के लिए वो चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो अभी अपने ऑर्बिट में फिक्स हो जाएगा, को भटकने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन इसको कभी दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, जिस कारण कोई भी मेटल में मतलब धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान वो गति करते रहता है। कौन इलेक्ट्रॉन गति करेगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन। और बाकी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में फिक्स है, बैठा हुआ, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके एनर्जी लेवल उच्च होता है और जितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन उतना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने वाला नहीं होता है। कौन इलेक्ट्रॉन भटकेगा? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे, फिर एक बार बता दिए। अब देखिए यहां पर आ जाइए इसका परिभाषा में कि फ्री इलेक्ट्रॉन का परिभाषा देखिए। यहां पर क्या है? धातु के किसी परमाणु के बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में, कक्षा के इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बांधे होते हैं। जो आप ये भी बताएं, बहुत कम एनर्जी होता है बाहरी कक्षा, जिस पर वह हर संभव दिशा में गमन कर सकता है, वो आसानी से दूसरे कक्षा में वो जाम कर सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब क्यों करेगा, कैसे करेगा, सब हम बता चुके हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जिसको इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है क्या? कि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हर संभव दिशा में गमन कर सकते हैं, परंतु वह पृष्ठ अवरोध को पार नहीं कर पाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो वह धात्विक पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। इसका मतलब क्या देखने को मिला? देखिए जैसे मान के चले कोई एक धातु का पृष्ठ है,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम क्या बताएं अभी जहां पर जितना एनर्जी है, देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ वाला ऑर्बिट में देखिए कितना है, -0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाह, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान के चलिए, लेकिन वो ये पृष्ठ अवरोध को पार नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे सोडियम है, मान के चलिए सोडियम है, तो ये सोडियम से बाहर वो नहीं जा सकता, उसके अंदर में सिर्फ भटकेगा। लेकिन जैसे ये एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हम दे देंगे, ऊपर से लाइट के रूप में यहां पर एनर्जी डालें, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी को लिया और ये पृष्ठ अवरोध को पार कर जाएगा, मतलब पृष्ठ बाहर हो जाएगा। तो इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भी समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं कार्यफलन। कार्यफलन क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जो इसको फाई से डिनोट करते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण कर धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ अवरोध को पार कर जाते हैं, कार्यफलन कहलाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए वही वाला सवाल आ गया घूमते फिरते, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में देखें कि देखिए कि कोई भी एक धातु का पृष्ठ है, अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश आके गिर रहा है, कहां पर, धात्विक पृष्ठ पर। तो प्रकाश में क्या है, हम क्या बताए थे, आवृत्ति भी है और लैम्डा भी है। और आवृत्ति क्या होता है, एनर्जी। आवृत्ति बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, न्यू। आप E बराबर हम लोग क्या देखें, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर कि लाइट आके जो गिर रहा है, तो यहाँ क्या लेके आ रहा है लाइट में, न्यू। न्यू मतलब ऊर्जा लेके आ रहा है लाइट में, ये प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। अब यहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है मान के चलिए, मतलब अंदर। अब उसको मिल गया एक्स्ट्रा एनर्जी, जितना एनर्जी ऑर्बिट में है उससे ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो क्या होगा, ये पृष्ठ अवरोध को पार कर जाएगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, तो यहां से यहां तक आने में जितना कार्य किया, तो वो कार्य को हम लोग बोलते हैं फाई, मतलब कार्यफलन। मान के चलिए एक धातु है, चाहे कोई भी धातु ले लीजिए, हर धातु में कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बस वो एनर्जी को बोलते हैं हम लोग कार्यफलन या वर्क फंक्शन। वो न्यूनतम एनर्जी या न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण कर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ अवरोध को पार कर जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्यफलन कहते हैं। अब देखिए मान के चलो कोई एक धातु है, इसका एनर्जी लेवल है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान के चलिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से दे रहे हैं 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, जब तक 2 नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे 2 मिल गया बस ये बाहर आ गया। अब फिर यहां पर सवाल उठेगा कि सर अगर 2 से अगर ज्यादा दे तो क्या होगा, यहां पर चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अंदर से बाहर आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, लेकिन ऊपर से हम दे दिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, ये 4 ही ले लेगा, नहीं, ये कार्यफलन में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 ही लेगा। और बाकी क्या होगा, बाकी ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हम लोग बोलते हैं हाफ एमवी स्क्वायर, जो इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा ये प्राप्त कर लेगा, मतलब ये फिर गति करेगा बाहर निकलने के बाद। अब इतना तो समझ में आ गया। अब फिर यहाँ 4 के बदले 6 दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या एनर्जी हम ज्यादा देंगे तो कार्यफलन में कहीं ज्यादा एनर्जी खपत होगा, नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। अगर वो धातु में उसका कार्यफलन का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 ही लेगा, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ऊपर से डाले, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बाहर जाएगा, 2 माइनस कर दिए, 6 से 2 माइनस 4,
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये भागेगा बाहर, मतलब गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। बात समझे? तो बस यही था कार्यफलन, इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। आप इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का प्रकार, कि कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से बाहर हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार के बारे में हम लोग विचार करेंगे। जैसे उसमें पहला देखेंगे पापायनिक उत्सर्जन। जैसे यहाँ पर क्या दिया, लाइट मतलब प्रकाश, वहां पर पहले देखेंगे हम लोग हीट। देखे हीट मतलब जैसे चूल्हे का हीट, कोयले का हीट, समझ रहे बात? तो उसको बोलते तापायनिक उत्सर्जन। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश उत्सर्जन, मतलब प्रकाश डालकर देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे द्वितीयक मतलब सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्र उत्सर्जन, उसमें हम लोग सेल कनेक्ट करेंगे मतलब बैटरी। तो ये सब उत्सर्जन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।